स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लिक बी। मैं पूर्वा और आज हम क्लास 9 का 4th चैप्टर पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। स्टार्टिंग 3 चैप्टर्स बच्चों हम कंप्लीट कर चुके हैं। आइए हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 4। जैसा कि हमने अभी तक के चैप्टर्स में पढ़ा कि सबसे पहले हमने पढ़ा था कि मैटर क्या होता है। उसके बाद बच्चों हमने चैप्टर 3 में डिस्कस करी थी थियरी, जिसका नाम था डाल्टन्स एटॉमिक थियरी। डाल्टन्स एटॉमिक थियरी ने क्या बताया था कि मैटर के अंदर एटम्स होते हैं और इन एटम्स को आप आगे डिवाइड नहीं कर सकते। मतलब एक एटम जो है सबसे छोटी यूनिट है। आप चाहें कि आप एटम को और ब्रेक कर दें तो आप कभी भी वैसा नहीं कर सकते। डाल्टन ने यहाँ तक डिस्कवरी करी थी, फिर और साइंटिस्ट आए, उन्होंने और एक्सपेरिमेंट्स किए और डिस्कवरीज में पता चला कि कोई एटम जो होता है, एटम भी 3 पार्ट से मिलके बना होता है। मतलब आप एटम को भी ब्रेक कर सकते हैं। तो देखते हैं कि एटम में क्या क्या निकलता है। एटम में बच्चों एक तो प्रेजेंट होता है इलेक्ट्रॉन, एक प्रेजेंट होता है प्रोटॉन और एक और प्रेजेंट होता है बच्चों न्यूट्रॉन। तो कितनी चीजें प्रेजेंट हो गई इसके अंदर? 3 चीजें, इलेक्ट्रॉन, सेकेंड इज प्रोटॉन और थर्ड होता है इसके अंदर न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पी से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि इस पे चार्ज कौन सा होगा बच्चों? पॉजिटिव। बात आती है न्यूट्रॉन की, तो ये वर्ड थोड़ा सिमिलर है न्यूट्रल से। तो हम देखेंगे कि न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता है। तो एक पॉजिटिव हो गया, एक पे कुछ भी चार्ज नहीं है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन कैसा हो जाएगा? यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। मतलब जो डाल्टन्स एटॉमिक थियरी थी उसके फेलियर का सबसे बड़ा रीजन यही था कि डाल्टन ने बोला था कि आप एटम को डिवाइड नहीं कर सकते, बट जब फर्दर डिस्कवरीज के बाद पता चलता है कि एटम के अंदर भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं और आप एटम को डिवाइड कर सकते हैं। तो आइए हम हमारा फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक है यहाँ पे बच्चों डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, ठीक है। यहाँ पर ही पता चला कि इसके 3 पार्ट्स थे। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बारे में। इलेक्ट्रॉन जो था वो बच्चों जे थॉमसन ने डिस्कवर किया था। किसने डिस्कवर किया था बच्चों इलेक्ट्रॉन को? जे थॉमसन ने। तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, वो हम देखते हैं कि ये एक्सपेरिमेंट क्या है, ठीक है। सबसे पहले उन्होंने क्या करा, उन्होंने क्रुक्स ट्यूब ली। कौन सी ट्यूब ली बच्चों? क्रुक्स ट्यूब। ये जो क्रुक्स ट्यूब है इसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं, या फिर ये बोल सकते हैं 2 मेटल की प्लेट्स हैं। एक पे कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव। जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है जो प्लेट, उस पर चार्ज कौन सा आ जाएगा बच्चों? नेगेटिव। जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, इस पे चार्ज कौन सा आ जाएगा बच्चों? पॉजिटिव। तो हम देख रहे हैं यहाँ नेगेटिव चार्ज और यहाँ कौन सा आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। इसके बाद में यहाँ पर लिखा हुआ है बच्चों वैक्यूम। वैक्यूम हम इसलिए यूज में ले रहे हैं ताकि हमें इसके अंदर, इस ट्यूब के अंदर जो भी गैस प्रेजेंट है उसका प्रेशर कम करना हो, तब यहाँ पर क्या यूज में लेंगे? वैक्यूम यूज में लेंगे। तो वैक्यूम की हेल्प से हम यहाँ पे प्रेशर को क्या कर सकते हैं बच्चों? डिक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो क्या करते हैं इस एक्सपेरिमेंट के अंदर, इसका कॉन्सेप्ट होता है बच्चों कि अगर आप हाई वोल्टेज लेंगे, क्या लेंगे? जो भी वोल्टेज, जो बैटरी जो वोल्टेज दे रही है, अगर ये बहुत ज़्यादा है और प्रेशर कम है, ठीक है, तो गैसेस क्या करेगी? गैसेस कंडक्ट करना स्टार्ट कर देती है। आइए देखते हैं कैसे। सबसे पहले क्या करा उन्होंने, जो भी इसके अंदर गैस प्रेजेंट थी उसे 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे रखा, ठीक है। जो नॉर्मल जो प्रेशर होता है वो कितना होता है? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो प्रेशर तो रखा 1 एटमॉस्फेरिक, बट इसका वोल्टेज क्या रखा बच्चों? बहुत ज़्यादा। तो उन्हें समझ में आया कि यहाँ पर इस ट्यूब के अंदर हम कुछ भी ऑब्जर्व नहीं करते। मतलब आपने बहुत ज़्यादा करंट फ्लो करवाया, बट प्रेशर को अगर 180 हम रख रहे हैं तो हम देखेंगे इस ट्यूब के अंदर हमें कुछ भी ऑब्जर्व नहीं हो रहा है। तो उन्होंने सोचा कि अब कुछ और चेंजेस करते हैं जिससे कि हम इस ट्यूब के अंदर कुछ ऑब्जर्व कर सकें। तो उन्होंने क्या करा, ये जो वैक्यूम है, इस वैक्यूम की हेल्प से प्रेशर को थोड़ा सा कम किया। जब प्रेशर को कम किया तो उन्हें पता चला कि इस ट्यूब के अंदर एक ग्रीन कलर का ग्लो प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है बच्चों? ग्रीन कलर का ग्लो। कि ये जो भी ट्यूब है यहाँ पर कौन सा ग्लो देख सकते हैं हम? ग्रीन कलर का ग्लो। और वो क्यों आया? क्योंकि वोल्टेज तो आपका ऑलरेडी हाई था, आपने प्रेशर को भी क्या कर दिया बच्चों? अभी कम कर दिया। तो हमने ऑब्जर्व किया कि यहाँ पर एक ग्रीन ग्लो प्रेजेंट है। एट लो प्रेशर ग्रीन ग्लो वाज ऑब्जर्व, ठीक है। अब उन्होंने देखा कि हमने थोड़ा प्रेशर कम किया तो ग्रीन ग्लो आया, तो थोड़ा और प्रेशर कम करके देखते हैं
कि क्या क्या चेंजेस हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, तो उन्होंने यहाँ पे प्रेशर को, यहाँ मान लो अगर 10⁻⁻² ATM था तो यहाँ पे इससे भी कम ले लिया। ठीक है, 10⁻³ या फिर इससे भी लेस प्रेशर उन्होंने इस ट्यूब का कर दिया। तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे ग्रीन ग्लो के साथ साथ एक रेड ग्लो आ रहा है। कौन सा ग्लो आ रहा है बच्चों? रेड ग्लो। तो यहाँ पे देखते हैं कि ये जो एरिया है यहाँ पर क्या देख सकते हैं, थोड़ा बहुत रेड ग्लो देख सकते हैं। तो उन्होंने इस चीज को कंफर्म करने के लिए क्या किया, ये जो एनोड है, ठीक है, ये जो एनोड प्रेजेंट है, इस एनोड पे उन्होंने छोटे छोटे होल्स कर दिए और उसे हम बोलते हैं यहाँ पे परफोरेटेड एनोड। क्या होता है परफोरेटेड एनोड का मतलब? जैसे कि आपके एनोड की प्लेट है तो इस पे छोटे छोटे होल्स कर दिए। ठीक है, और होल्स करने के बाद में मान लीजिए आपने एनोड पे होल्स किए, इसके बाद में यहाँ पर एक स्क्रीन लगा दी। ठीक है, वो स्क्रीन प्रेजेंट है बच्चों ZNS की। समझते हैं ZNS स्क्रीन का काम क्या होता है। ZNS स्क्रीन क्या करेगी, जैसे ही कोई रेडिएशन यहाँ से इस एनोड से निकल के इस स्क्रीन पे स्ट्राइक करेगी तो यहाँ पर आपको शाइनिंग ऑब्जर्व होगी। क्या ऑब्जर्व होगी? जिसको हम फ्लोरोसेंस भी बोलते हैं। तो ये वो हम यहाँ पर इस स्क्रीन पर ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है भाई, प्रेशर और कम किया, अब उसके बाद में रेड ग्लो तो ऑब्जर्व हो ही रहा था, एनोड पे कुछ होल्स कर दिए, फिर स्क्रीन देखी, तो इस स्क्रीन पे हमें यहाँ पे हम देखेंगे कि हमको इस स्क्रीन पे बहुत सारी शाइनिंग ऑब्जर्व हो रही है। तो जो जे थॉमसन थे वो इस कंक्लूजन पे आए कि कैथोड से कुछ रेज निकल रही है। क्या हो रहा है? कैथोड से कुछ रेज निकल रही है, जिन्हें हम क्या बोलेंगे बच्चों? कैथोड रेज। क्या बोलेंगे इन रेज को बच्चों? हम यहाँ पे कैथोड रेज बोलेंगे। जैसा कि हमें पता है कि कैथोड का चार्ज क्या होता है? नेगेटिव। तो यहाँ से कौन बाहर निकलेंगे? इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे। ये इलेक्ट्रॉन हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये जो हम इसके ऊपर शाइनिंग ऑब्जर्व कर रहे हैं उसकी, तो हम देखेंगे यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं वो जाके किसको स्ट्राइक करेंगे? इस स्क्रीन को स्ट्राइक करेंगे और उसी की वजह से हम यहाँ पर शाइनिंग सरफेस देख सकते हैं। ठीक है, तो फाइनली यहाँ पे जे थॉमसन ने बताया कि ये जो नेगेटिव यहाँ से नेगेटिव चार्ज निकल रहा है, इसी नेगेटिव चार्ज को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। ठीक है, एक और ये चीज़ की कैथोड रेज क्या होती है, तो आपको ये एक्सप्लेन करना है कि ये जो पूरा एक्सपेरिमेंट है, इस एक्सपेरिमेंट के अंदर कैथोड से जो भी रेज निकलेगी उसे ही हम क्या बोलेंगे? यहाँ पे कैथोड रेज बोलेंगे। तो ये बच्चों हमारा कंप्लीट होता है डिस्कवरी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किस तरीके से कंप्लीट हुई। बच्चों अब हम यहाँ पढ़ते हैं डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के बारे में। जैसा कि अभी हमने पढ़ा था कि प्रोटॉन पे चार्ज कैसा होता है बच्चों? पॉजिटिव चार्ज होता है। जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई तो साइंटिस्ट्स को ये समझ में आया कि जिस तरीके से एक एटम के अंदर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है, उसी टाइप से कुछ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल भी होना चाहिए। इसीलिए यहाँ पर डिस्कवरी हुई प्रोटॉन की। जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए तो पता चला कि एक पॉजिटिव चार्ज भी एक एटम के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो देखते हैं कि प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने करी। प्रोटॉन की डिस्कवरी करी बच्चों एक साइंटिस्ट जिनका नाम था ई गोल्डस्टीन। ठीक है, ई गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की डिस्कवरी करी थी। तो आइए देखते हैं, इन्होंने वही पूरा एक्सपेरिमेंटल सेटअप लिया जो हमने डिस्कवरी ऑफ द इलेक्ट्रॉन में पढ़ा था। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है प्रोटॉन की डिस्कवरी में कि इन्होंने बोला कि चाहे इस ट्यूब के अंदर आप कोई भी गैस लो, ठीक है, यहाँ से जो रेडिएशंस निकल रही है, ये रेडिएशंस क्या करेगी? जो भी गैस प्रेजेंट है इस गैस को आयोनाइज कर देगी। क्या कर देगी? गैस को आयोनाइज। जैसे कि मान लो ये गैस के सारे पार्टिकल्स हैं, ठीक है, इस तरीके से गैस के बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे। तो उन्होंने बोला कि ये पार्टिकल्स खुद में से इलेक्ट्रॉन को निकाल देंगे। ये क्या हो जाएंगे बच्चों? यहाँ पर आयोनाइज हो जाएंगे। तो इन पे चार्ज कैसा आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अब हमें पता है कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये किधर मूव करेगा? नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ। तो कौन से इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेंगे? सारे आयंस। इन्हें क्या बोलेंगे हम? आयंस। और ये कहाँ मूव करेंगे बच्चों? कैथोड की तरफ मूव करेंगे। और हमें यहाँ पे जब ये मूव करेंगे तो हमें रेडिएशंस दिखेगी और उन्हें ही क्या बोलते हैं बच्चों? हम यहाँ पे कैंडल रेज। क्या बोलते हैं बच्चों? कैंडल रेज बोलते हैं। तो आइए देखते हैं कि अगर आपके एग्जाम में आता है तो आपको किस तरीके से लिखना है। रेज कमिंग फ्रॉम द कैथोड। यहाँ पर हमने क्या देखा? ये जो भी गैस थी उससे वो आयोनाइज हुई, एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला, कैसी हो गई? पॉजिटिवली चार्ज। तो ये कहाँ मूव करेगी बच्चों? कैथोड की तरफ मूव करेगी।
रेज कमिंग फ्रॉम कैथोड आयोनाइज द गैस पार्टिकल। गैस पार्टिकल को ये क्या कर दिया बच्चों, यहाँ पर इन्होंने आयोनाइज कर दिया। इट प्रोड्यूसेस द पॉजिटिव चार्ज विच मूव्स टुवर्ड्स द कैथोड। ये जो पॉजिटिव चार्ज जो कैथोड की तरफ मूव करेगा, एज दीज पार्टिकल्स हैव द पॉजिटिव चार्ज, इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं बच्चों, यहाँ पे प्रोटॉन बोलते हैं। इन सब पे कैसा चार्ज आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, प्रोटॉन बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारी कंप्लीट होती है बच्चों यहाँ पे डिस्कवरी ऑफ द प्रोटॉन, कि प्रोटॉन की डिस्कवरी कैसे हुई थी। स्टूडेंट्स, यहाँ अब हम पढ़ने वाले हैं थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम। इसका एक और नाम होता है प्लम पुडिंग मॉडल। जब डाल्टन ने अपना मॉडल दिया तो उसके कुछ ड्रॉबैक्स निकले थे, तो उसके बाद वापस से कुछ साइंटिस्ट हैं, उन्होंने बोला कि एटम के अंदर और भी सब एटॉमिक पार्टिकल एग्जिस्ट करते हैं, जिसके बारे में हमने अभी डिस्कवरी की बात की थी, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो हम देखते हैं कि थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम में क्या क्या बातें बताई गई थी। उन्होंने सबसे पहले ये बताया था कि एटम एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर होता है। मतलब एटम क्या होता है, एटम पूरा पॉजिटिवली चार्ज होता है और इसके बीच में इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, कहीं कहीं प्रेजेंट होते हैं। सेम एज द प्लम पुडिंग, जिसके अंदर पुडिंग और पुडिंग के बीच में कहीं कहीं पे क्या प्रेजेंट होते हैं बच्चों, प्लम्स होते हैं। तो आइए हम इसका पोस्टुलेट पढ़ते हैं। एन एटम इज अ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर एंड इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट, कि एटम एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर हो गया और इसके अंदर बीच बीच में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। सेकेंड पोस्टुलेट आता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हमेशा इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट होगा। मान लो कि अगर जो भी एटम है, एटम के अंदर अगर 20 प्रोटॉन्स हैं, ठीक है, 20 प्रोटॉन्स हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे, वापस से 20 इलेक्ट्रॉन्स ही होंगे। और हमें पता है कि प्रोटॉन्स पे चार्ज कौन सा होता है, पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन्स पे कौन सा होता है, नेगेटिव। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है, मतलब क्या हो गया, जो भी हमारा एटम है वो एज अ होल हम बात करें तो वो न्यूट्रल होगा, उस पर ना पॉजिटिव चार्ज होगा ना ही उस पर नेगेटिव चार्ज होगा। अब इसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारा कि हम इसे वाटरमेलन से भी कंपेयर कर सकते हैं। कैसे कंपेयर कर सकते हैं, वाटरमेलन का देखो वाटरमेलन के अंदर अगर मैं उसका एक ऐसे पार्ट लूँ तो मान लो ये पूरा रेड उसका एडिबल पार्ट है जिसे आप खा सकते हैं। ठीक है, बट वाटरमेलन के अंदर सीड्स भी प्रेजेंट होते हैं, राइट। तो क्या होगा, बीच बीच में यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, मान लो ये सीड हो गया, ये सीड हो गया, ये सीड हो गया, इस तरीके से क्या होगा, इसके अंदर छोटे छोटे सीड्स प्रेजेंट है, बोल सकते हैं हम ऐसा। तो यहाँ पर उन्होंने इसे वाटरमेलन से कैसे कंपेयर किया कि ये जो लाइन वाला पार्ट है ये तो कैसा हो जाएगा बच्चों, पॉजिटिवली चार्ज, और जब नेगेटिव की बात करते हैं तो जो सीड्स है वो कैसे बन जाएंगे बच्चों, यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। ठीक है, तो वापस से पॉजिटिव और नेगेटिव इक्वल होगा, और एटम के पूरे की बात करें तो उस पर किसी भी तरीके का कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं होगा। तो ये हमारी पूरी बात होती है थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम के बारे में। थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम की सबसे अच्छी चीज़ थी कि उन्होंने ये चीज़ बता दी थी कि एटम जो होता है वो पूरा न्यूट्रल होता है। ठीक है, क्या बताया उन्होंने कि एटम एज अ होल इज न्यूट्रल। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ हमें पता चल गई थी थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम से। बट बाद में जब उनसे रदरफोर्ड एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपने एक मॉडल दिया और पूछा यहाँ पे थॉमसन से कि क्या आप इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो थॉमसन उसे अच्छे से नहीं एक्सप्लेन कर पाए। तो ये एक रदरफोर्ड का जो मॉडल था वो इनके लिए एक डिसएडवांटेज बन गया था। तो अगर आज आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन कि व्हाट इज द ड्रॉबैक ऑफ थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम, तो एक ही ड्रॉबैक था कि ही कैन नॉट एक्सप्लेन द रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम, उसको नहीं एक्सप्लेन कर पाए, तो इसलिए इनका मॉडल भी क्या हो गया बच्चों, फेल हो गया। तो अब नेक्स्ट हम यहाँ पर पढ़ेंगे रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम। बच्चों अब हम यहाँ नेक्स्ट पढ़ेंगे रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम। जैसा कि हम थॉमसन्स मॉडल में पढ़ चुके थे कि उसका डिसएडवांटेज ही यही था कि वो रदरफोर्ड मॉडल को नहीं एक्सप्लेन कर पाए थे। तो आइए हम देखते हैं कि रदरफोर्ड मॉडल में क्या क्या पॉइंट्स थे। सबसे फर्स्ट था कि यहाँ पर हम अल्फा पार्टिकल्स को यूज में लेते हैं। ठीक है, तो अल्फा पार्टिकल का मतलब होता है बच्चों हीलियम के पार्टिकल्स। कौन से पार्टिकल, हीलियम, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 2, सिंबल होता है He और एटॉमिक मास कितना होता है 4। तो ये हमने यहाँ पर लिए थे, और इसी के साथ साथ हमने जो फॉइल ली थी, मतलब एक गोल्ड की बहुत पतली सी शीट ली थी। ठीक है,
तो क्वेश्चन आता है कि गोल्ड ही क्यों लिया, और भी कुछ ले सकते थे। बच्चों ने गोल्ड इसलिए चूज किया क्योंकि गोल्ड में एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम बोलते हैं मेलिएबिलिटी। क्या बोलते हैं बच्चों? मेलिएबिलिटी। मेलिएबिलिटी की वजह से आप किसी भी मेटल को अगर हिट करते हैं तो वो एक थिन शीट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? मेलिएबिलिटी बोलते हैं। और गोल्ड जो है वो मोस्ट मेलिएबल मेटल है, कि गोल्ड की मेलिएबिलिटी सबसे ज़्यादा है, इसलिए हम क्या करते हैं कि गोल्ड ही यहाँ पर चूज करते हैं। गोल्ड की एक और भी खास बात होती है कि अगर आप 1 ग्राम गोल्ड लेते हो तो ये 2 किलोमीटर लॉन्ग वायर के अंदर स्ट्रेच हो जाता है। ठीक है, मतलब हम बोल सकते हैं कि इतनी इसके अंदर स्ट्रेचिंग पावर होती है। तो क्या लिया बच्चों हमने यहाँ पे? गोल्ड की एक शीट ली और उसी के साथ साथ अल्फा पार्टिकल्स लिए। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि सबसे पहले गोल्ड की शीट, तो मान लो कि ये आपके यहाँ पे गोल्ड की शीट है जिसके ये सारे एटम्स हैं इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पर हम किसको स्ट्राइक करवा रहे हैं? ये जो अल्फा पार्टिकल, हीलियम के पार्टिकल्स, उनको हम यहाँ पर स्ट्राइक करवा रहे हैं। तो देखो गोल्ड फॉइल क्यों यूज में ली? क्योंकि मोस्ट मेलिएबल मेटल होता है। वापस से लिख लो बच्चों यहाँ पे, मोस्ट मेलिएबल मेटल, इसीलिए हम यहाँ पर क्या यूज में ले रहे हैं? गोल्ड यूज में ले रहे हैं। फिर आता है अल्फा पार्टिकल जो होते हैं, वो क्या होते हैं? अल्फा पार्टिकल का मतलब है डबली चार्ज हीलियम आयन। ठीक है, मतलब ये जो है डबली चार्ज हीलियम आयन होते हैं। दे आर यूज बिकॉज ऑफ देयर हाई एनर्जी। इनको क्यों यूज में लेते हैं? क्योंकि यहाँ पर इनकी एनर्जी जो होती है वो बहुत ही ज्यादा होती है। ठीक है, तो क्या होता है कि गोल्ड फॉइल ली, यहाँ पर फास्ट मूविंग बहुत तेज से आते हुए अल्फा पार्टिकल्स हैं। इनको जब इस गोल्ड फॉइल पे स्ट्राइक करवाएंगे तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं बच्चों? मोस्ट ऑफ द गोल्ड पार्टिकल्स जो होते हैं वो यहाँ पर स्ट्रेट ही निकल जाते हैं। ठीक है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि एटम प्रेजेंट है या क्या प्रेजेंट है। कुछ जो पार्टिकल होते हैं बच्चों वो जाएंगे और थोड़े थोड़े एंगल पे क्या हो जाएंगे? डिफ्लेक्ट। जैसे कि ये थोड़ा इस एंगल पे हो गया, कोई हम देखेंगे कि इस एंगल पे डिफ्लेक्ट हो गया। तो ये जो है इससे क्या पता चल रहा है हमारे को कि मतलब जो पार्टिकल है, जो भी एटम है, इसके अंदर बहुत सारे स्पेस तो क्या है बच्चों? खाली है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि अगर 12,000 हीलियम के पार्टिकल्स आपने स्ट्राइक करवाए तो क्या पॉसिबिलिटी होती है कि एक जो पार्टिकल है, जब मान लो ये वो यहाँ पे जा रहा है, तो वो बिल्कुल इस एटम के, मतलब ये जो एटम है यहाँ पे, इस एटम के सेंटर में स्ट्राइक करेगा और वापस से क्या हो जाएगा? रिटर्न हो जाएगा। मतलब जिस रास्ते पे जा रहा है उसी रास्ते से अगर वापस आ जाता है। ये कितने पार्टिकल्स में होगा? केवल एक पार्टिकल में होगा। अगर आप 12,000 ले रहे हो तो उसमें से पॉसिबिलिटी है कि केवल एक पार्टिकल के अंदर ही आपको ये चीज ऑब्जर्व हो। तो यही यहाँ पर रदरफोर्ड ने समझाया था। रदरफोर्ड ने देखो सबसे पहला बोला कि क्या क्या ऑब्जर्व किया? मोस्ट ऑफ द पार्टिकल पास स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल। हमने देखा कि सारे पार्टिकल कैसे जा रहे हैं बच्चों? स्ट्रेट जा रहे हैं। सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल वर डिफ्लेक्टेड थ्रू द स्मॉल एंगल। कुछ जो अल्फा पार्टिकल थे वो थोड़े थोड़े एंगल से डिफ्लेक्ट हो रहे थे। 1 आउट ऑफ 12,000 पार्टिकल, अगर 12,000 ले लें तो एक पार्टिकल जो है वो जिस पाथ से जाएगा उसी पाथ से वापस से क्या आ जाएगा बच्चों? रिटर्न होके आ जाएगा। तो हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? फर्स्ट कंक्लूजन तो बच्चों ये निकाल सकते हैं हम यहाँ से कि एटम का मोस्ट ऑफ द स्पेस जो है वो कैसा है बच्चों? एम्प्टी है। एटम के अंदर कुछ भी प्रेजेंट नहीं है। इसीलिए क्या हो रहा था? जो भी पार्टिकल जा रहे थे सब स्ट्रेट निकल जा रहे थे। उनको कोई मतलब नहीं था कि एटम के अंदर कुछ भी है, क्योंकि डिफ्लेक्शन ही नहीं हो रहा था उसमें। फिर सेकेंड यहाँ था कि कुछ जो पार्टिकल थे वो क्या हो रहे थे? स्मॉल एंगल से जो डेविएट हो रहे थे। ठीक है, जो स्मॉल एंगल से डेविएट हो रहे थे उसका रीजन समझते क्यों हो रहा था। जैसे कि एटम है, ये क्या हो जाएगा? एटम का न्यूक्लियस हो जाएगा। तो हमने देखा कि कुछ जो पार्टिकल था वो एक पार्टिकल ऐसे यहाँ तक गया और फिर इस तरीके से डिफ्लेक्ट हो गया, क्योंकि ये जो पार्टिकल इसका नेचर भी कैसा है? पॉजिटिव। और यहाँ पर जो एटम है, एटम के सेंटर में एक बॉडी प्रेजेंट होती है जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियस, और वो भी कैसी होती है बच्चों? पॉजिटिव। इसीलिए पॉजिटिव और पॉजिटिव के बीच में रिपल्शन हुआ और ये यहाँ पर हीलियम पार्टिकल एक सर्टेन एंगल से क्या हो गया बच्चों? डिफ्लेक्ट हो गया। मान लो कोई पार्टिकल यहाँ जा रहा था, वो भी कैसे डिफ्लेक्ट हो जाएगा? यहाँ पे, क्योंकि ये भी पॉजिटिवली चार्ज, ये जो हीलियम है वो भी कैसा है? पॉजिटिवली चार्ज। इसलिए हम देखेंगे इन दोनों के बीच में क्या होगा? रिपल्शन होगा।
तो रदरफोर्ड ने ये बात बता दी थी कि एटम जो है, एटम के अंदर मतलब न्यूक्लियस प्रेजेंट है, कुछ पॉजिटिवली चार्ज बॉडी प्रेजेंट है, और उसी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी की वजह से इसके अंदर क्या हो रहा है बच्चों, रिपल्शन हो रहा है। अब ये बताया, फिर उसके बाद में उन्होंने बताया कि जो एक पार्टिकल है वो वापस से जिस पाथ पे जा रहा है उसी पाथ से वापस से रिटर्न होके आ रहा है, तो इसका क्या रीजन होगा, तो इसका ये रीजन होगा कि मान लो कोई एक हीलियम का पार्टिकल है, वो गया और ये जो यहाँ पे सेंटर में जो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है इसी से जाके स्ट्राइक करेगा, और अगर इसी से स्ट्राइक करेगा तो क्या होगा, इसी पाथ पे आ जाएगा। और ये जो सेंटर में पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, क्या बोल रही हूँ मैं कि ये जो सेंटर में स्मॉल पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी जो है ये बहुत ही स्मॉल मतलब बहुत ही छोटे स्पेस में है, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं कि इसकी साइज जो है वो क्या है बच्चों, वेरी स्मॉल, ठीक है, तो ऐसे लिख लो कि साइज इज वेरी स्मॉल। तो ये सारी बातें जो थी वो रदरफोर्ड ने बताई थी। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर बच्चों हम सबसे पहले इसके फीचर्स डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पर ये पढ़ेंगे कि रदरफोर्ड जो थे इनकी थ्योरी के भी कुछ ड्रॉबैक थे, उनके बारे में डिस्कस करेंगे, और फिर उसके बाद में पोस्ट मॉडल ऑफ एन एटम को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।